नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ महाधमाका प्रश्न सीरीज़ एपिसोड 1 के रूप में, जिसमें मैंने 200 से भी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आगामी परीक्षाओं जूनियर एडेड, UPPSC, UPSSC, CTET, UPTET, सुपरटेट, लेखपाल, पुलिस तथा अन्य कई परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मित्रों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। ये प्रश्न मित्रों कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और ये भी पूछ लेता है कि प्रकाश वर्ष किस राशि का या किस राशि को मापने का मात्रक होता है, तो वो दूरी का मात्रक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। पारसेक क्या होता है? यह दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी समय में निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को कहते हैं विस्थापन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस के अणुओं की गति होती है अनियमित। अगला प्रश्न है, एक कण r त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, आधे चक्कर बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? वो होगा πr और 2r। तो इसमें आप एक चीज़ देख लीजिएगा, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब पूरे चक्कर होता है उसकी परिधि के बराबर, वो होता है 2πr, और आधा चक्कर किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जब आधे चक्कर बाद उसके जो हमें विस्थापन पता करना है, तो अगर ये पूरा वृत्तीय पथ है और यहाँ पर आधा चक्कर आप देखें, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुँचने में उसने जो ये विस्थापन तय किया वो होगा पूरा व्यास, और व्यास होता है 2r। ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। थोड़ा समझने का क्वेश्चन भी था। अगला प्रश्न है, किसी बंदूक से छोटी गोली, ठीक है, जिसकी गति ऊर्ध्वाधर ना हो तो कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति होगी। किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति क्या होती है? प्रक्षेप्य गति होती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्योंकि चाल का फॉर्मूला हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय को यदि आप एकांक कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी जो होती है वो चाल कहला जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा चाल। ठीक है। अगला है, किसी कार, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर कौन सी चाल को व्यक्त करता है? तो वो तात्कालिक चाल को, ठीक है, व्यक्त करता है। राइट, तात्कालिक चाल। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला है हमारा, एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है, पिंड के त्वरण की दिशा क्या होगी? पिंड की गति के लंबवत होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या यह संभव है कि किसी पिंड की चाल अचर हो लेकिन फिर भी इसकी गति में त्वरण हो? ये बात सत्य है। यदि पिंड की गति वक्रीय या वृत्तीय होगी, ठीक है, तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा, यानी पिंड की चाल अचर भी होगी और गति में त्वरण भी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या चाल बदलने पर वेग नियत रह सकता है? उत्तर है नहीं। ठीक है। क्या वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है? यदि हाँ तो कब? हाँ, चाल नियत रह सकती है यदि वेग को बदला जाए, लेकिन जब वह वृत्तीय गति कर रहा हो, जो भी वस्तु हो वो यदि वृत्तीय गति में हो तो वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है। अगला प्रश्न है, क्या किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है? हाँ जी, वृत्तीय गति में किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होगा?
लगातार गति की दिशा बदलने के कारण। ये इसका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो मित्रों, न्यूटन के गति के नियम आपने सबने पढ़े हैं, तो ये प्रथम नियम है, तो न्यूटन का प्रथम नियम है, तो न्यूटन का कथन है। दूसरा है, दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है? इसका कारण यह है क्योंकि पत्थरों के रगड़ने से जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा में बदल जाता है और हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जब एक चाकू को पत्थर पर रगड़ा जाता है तो रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है। अगला है प्रश्न, सर्कस का कलाकार कलाबाजी दिखाते समय अपनी भुजाओं व पैरों को सिकोड़ लेता है, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जड़त्व आघूर्ण कम होता है, कोणीय वेग बढ़ जाता है। अगला है, गुब्बारे में हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन भरी जाती है, क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि गुब्बारे में भरी गैस का औसत घनत्व वायु की तुलना में कम होने के कारण गुब्बारा हवा में उड़ा रहता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला है हमारा, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? वो होता है जड़त्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेड़ की डालियों को हिलाने पर फल नीचे गिर जाते हैं, किस कारण से गिरते हैं? जड़त्व के कारण। उसके बाद, एक रबड़ की गेंद व उसी आकार के पत्थर में किसका जड़त्व अधिक होता है? उसी आकार के पत्थर का जड़त्व अधिक होता है। किसी पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। आपने पढ़ रखा है P = mv, और हमको संवेग और वेग का अनुपात चाहिए, तो P/v जो है वो m के इक्वल हो जाएगा, यानी द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भार क्या होता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है। थर्ड है हमारे पास, कारों में किस प्रकार का बम्पर होना चाहिए? तो बम्पर होना चाहिए लोचदार, जो टक्कर पर सिमट जाए तथा टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों को सुरक्षित रख सके। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। और रॉकेट की जो क्रिया प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो किस सिद्धांत पर होती है? वो होती है संवेग संरक्षण। ठीक है, संवेग संरक्षण के आधार पर रॉकेट कार्य करता है। करेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो पुस्तक का नाम है मित्रों प्रिंसिपिया। अगला प्रश्न, धनुष से छोड़े गए तीर की दिशा की गति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, द्रव्य में चुंबकत्व का स्रोत क्या होता है? चुंबक का स्रोत होता है इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय कोणीय गति व आंतरिक चुंबकीय संवेग। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। ये आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम। ये कई बार आपने पढ़ा भी होगा और परीक्षाओं में आया भी है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किसका नियम है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, यानी जड़त्व का नियम है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? वो जड़त्व का नियम यानी न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम होता है। दूसरा है, किसी वस्तु की विरामावस्था में स्वतः परिवर्तन की असमर्थता को क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घास के मैदान में रखे हुए बेलन को चलाने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। ये किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन कर पाने की असमर्थता कहते हैं गति का जड़त्व। और चलती हुई बस से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिर पड़ता है?
वो होता है गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व की मैंने यहाँ पर उदाहरण बता दिए हैं आपको। 2 उदाहरण आपके पास हो गए। एक बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु द्वारा गति की स्थिति में परिवर्तन कर पाने की असमर्थता, और चलती हुई बस में उतरने वाला व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है, ये गति के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। दूसरा है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, जो ग्रेविटी है चंद्रमा की वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है, यानी जो है कम से कम 1/6 ग्रेविटी होती है चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा। यानी पृथ्वी की अगर ग्रेविटी 1 हो तो 1/6 हो जाएगी चंद्रमा पर। इसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उस पर विस्थापित करने में असफल रहता है, कितना कार्य करता है? यानी कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है, हमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो विस्थापन होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। अगला है, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। और अगला है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पढ़ते कई बार आपने पढ़ी हैं, तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर क्यों टूट जाती है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, सेम रीज़न हो गया। अगला है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? नाव के उस भाग के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, यानी जितना विस्थापित अपने भार के बराबर वो विस्थापित कर देती है जितना डूबा भाग होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र यानी बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। लुढ़कन की अवस्था में यानी लुढ़कने पर जो घर्षण बल है वो फिसलन अवस्था के घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तो लुढ़कने में घर्षण बल बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से बैरल को लुढ़का पाते हैं। अगला है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला है, जब एक ठोस को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यानी कमी होती है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है, वो आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वो थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान क्यों होता है? क्योंकि उसमें गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच में होता है। इसके बाद है, गाड़ी पलट जाएगी। कब पलट जाएगी? यदि उसका गुरुत्व केंद्र जो है आधार से बाहर होगा, यानी उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो आधार की रेखा है वो आधार से बाहर हो जाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों की तली में भारी पदार्थ भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? जिससे कि उनका गुरुत्व केंद्र आधार के निकट रहे और उनका संतुलन बना रहे। अगला है प्रश्न, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक में हत्था लगाने का गड्ढा परिधि के पास क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाया जाता है जिससे कि कम बल लगाकर चाक को तेज़ी से घुमाया जा सके। और अगला है क्वेश्चन, एक चलती कार तथा रेल इंजन दोनों में समान गति है, दोनों में से किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला, ध्रुवों पर पृथ्वी का कोणीय वेग कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 होता है। इसके बाद है, किसी उपग्रह को ग्रह के चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तारे चक्कर कहाँ लगाते हैं? अपनी मंदाकिनी में, इंपॉर्टेंट है। ग्रहों या उपग्रह के मार्गों को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। अगला है, तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है? 36,000 किलोमीटर पर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ गैस के अणुओं का पलायन वेग जो होता है, गैस के अणुओं का जो वेग होता है वो पलायन वेग से अधिक होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी है। यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 4 गुनी। ठीक है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा थी है वेग का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी समानुपात में होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? यानी पलायन वेग के बराबर, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से। इसके बाद है, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है कितना? 24 घंटे का। इसके बाद, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम से कम होता है। और इसके बाद, किसी पिंड को यदि पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से हम फेंकें तो वह कितने समय में लौटेगा? वो कभी वापस नहीं लौटेगा मित्रों, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कड़ से निकलकर वापस कभी नहीं आएगा और बाहर चला जाएगा, यानी स्पेस में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, दो भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई में क्या अंतर होता है? कम व्यास वाली केश नली में जल अधिक ऊंचाई तक भरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम कैसे ऊपर चढ़कर जलता है? धागों के बीच बनी केश नलियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि जल से भरी बाल्टी में तौलिए का एक सिरा डाल दें तो पूरी तौलिया क्यों भीग जाती है? वो होता है केशिकात्व के कारण, क्योंकि तौलिए के धागों के बीच असंख्य केश नलियाँ बनी होती हैं जिनमें जल चढ़ने लगता है। तो ये आंसर हो गया इसका। अगला है, लैंप की बत्ती में तेल क्यों चढ़ता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। आक्रमणिज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन यानी उत्प्लावकता, तैरने के नियम से। अगला है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाई जाती है, उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये किसका कथन? ये आक्रमणिज का सिद्धांत होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। आगे आए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण क्या होता है? लौह द्वारा विस्थापित जल का भार लौह के भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ग्रीस। पानी की बूंदों के तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? स्थैतिक घर्षण बल को गतिज घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम सामान्यतः कितना होता है? वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास में ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? यदि हम मोटे कांच के गिलास के ऊपर पानी छिड़कते हैं गर्म, तो वो इसलिए जो है टूट जाता है क्योंकि गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक विस्तारण के कारण वह टूट जाता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री से तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो पहले कम होता है, उसके बाद बढ़ता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सी तक ठंडा करें तो जल का आयतन 4 डिग्री सी तक तो कम होगा, लेकिन फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण, गैस का असामान्य प्रसार होने के कारण। ठीक है, क्योंकि गैसों का जो प्रसार होता है वो ताप बढ़ने पर ठोस और द्रव की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो समान तापांतर पर विभिन्न गैसों के आयतन प्रसार समान होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा आयतन। ठीक है, अगला है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, यानी इसका आयतन बढ़ जाता है। अगला है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर कुछ स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, गर्म हो जाएगी तो धातु फैलेगी और ठंडी होने पर संकुचित होगी, इसलिए पटरियों के मध्य जोड़ पर हम एक स्थान थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अगला है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? वो होगा 4 डिग्री सी। ठीक है, ऊपर की सतह अगर जम भी जाए तो झील के अंदर का जो ताप होगा पानी का वो होगा 4 डिग्री सी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते उसे कहते हैं विकिरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कम होती है या अधिक होती है? तो अधिक होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलोमीटर नामक संयंत्र क्या नापता है? ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े यानी गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। कड़े जाड़े में यानी बहुत जाड़े हों तो झील की सतह हिमशीतित हो जाती है यानी जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बनाता है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सी पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा किस प्रकार की होगी? गर्म होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उस धातु की ताप चालकता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी और आश्वित पानी में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होगा? वो होगा समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र का पानी लवणीय होता है, उसमें खनिज लवण घुले होते हैं, जिससे जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहलाएगा, बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वो संवहन कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या मीनिंग होता है? क्या मतलब होता है? यह क्या कार्य होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट का कार्य होता है। सूर्य की सतह का ताप क्या होता है? 6000 डिग्री केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक व हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक घटता है। इसके बाद है, लोहे की गेंद को गर्म करने पर उसकी त्रिज्या, क्षेत्रफल व आयतन में से प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी? आयतन में प्रतिशत वृद्धि अधिक होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलोमीटर जो होते हैं प्राय तांबे के ही बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि
तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा किसी भी ताप पर जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पारे का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है। पारे का जो हिमांक होता है वो होता है -39 डिग्री सी और जो क्वथनांक होता है वो होता है 357 डिग्री सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में आकाश में ऊपर जाने पर उसके ताप और आकार में क्या परिवर्तन होगा। उसमें क्या परिवर्तन होगा मित्रों, ऊपर जाने पर गुब्बारे का जो आकार बढ़ जाएगा, उसमें भरी गैस का ताप कम हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना उदाहरण है किस ताप का, किस चीज़ का उदाहरण है, समतापी प्रक्रम का। इसके बाद द्रव का वाष्प में बदलना तथा जल का बर्फ के रूप में जमना किस प्रक्रम का उदाहरण है, दोनों ही समदाब प्रक्रम के उदाहरण है, समदाबी प्रक्रम के उदाहरण है। उसके बाद रोगी की सिकाई गर्म जल की बोतल से क्यों की जाती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह देर तक गर्म रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं या नहीं, नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने से। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, यांत्रिक या ध्वनि तरंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला देखते हैं प्रश्न, माध्यमों का ध्वनि की चाल तरंगदैर्ध्य आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्ध्य माध्यम के अनुरूप बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ध्वनि की चाल और तरंगदैर्ध्य माध्यम के अनुरूप बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर यदि ताप नियत रहे, ठीक है, तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। 80 डेसिबल से 80 डेसिबल, यानी डेसिबल क्या होता है, जो प्रदूषण होता है ध्वनि का उसे नापने का मात्रक है। तो 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको हम ध्वनि प्रदूषण में कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद समान तीव्रता। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। दूसरा क्वेश्चन है अगला, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वो होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद है, दो समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा गया है, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो कि 60 के कोण पर आनत हैं, झुके हुए हैं, उनके बीच खड़ा है तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 5 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और अभिसारी जो लेंस होता है अभिसारी, उसका गुण क्या होता है, वह किरणों को एकत्रित करता है। ठीक है, जैसे जो भी किरण जाएगी वो एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये अभिसरित करने का काम करता है। अगला है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, अवतल होता है। दूसरा, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, आइरिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, नेत्रदान में दांत
दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार पूछा गया है। कार्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। उसके बाद है अगला, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? रेटिना से। ठीक है। अगला है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के कितने बाद तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक। उसके बाद है, यदि घरों में प्रयुक्त बल्ब प्रत्यावर्ती धारा से प्रकाशित होने पर जलता व बुझता रहता है तो इसका हमें आभास क्यों नहीं होता? दृष्टि निर्बंधन के कारण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दृष्टि निर्बंधन क्या होता है? आँखों का वह गुण जिसके कारण आँखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब हटने की 1/16 सेकंड बाद तक बना रहता है। जो हटने की समय सीमा होती है वो 1/16 सेकंड होती है। देखिए मित्रों, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों पर 1/16 सेकंड तक बना रहता है। जैसे आप देखते हैं हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स, बल्ब एक्सेट्रा जले होते हैं, तो वो प्रत्यावर्ती धारा जो एसी करंट है उसके कारण जलते बुझते रहते हैं, लेकिन हमें आभास इसलिए नहीं होता कि रेगुलर इंटरवल पर वो हमको क्या है कि 1/16 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब बना रहेगा, और ये प्रक्रिया इतनी जल्दी जल्दी होती है कि हमें आभास नहीं होता कि वो बंद हो भी रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है। उसके बाद, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई नहीं देता? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। तो एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है और अलग अलग तरह से आता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? फर्मी। दूसरा क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। ठीक है। इसके बाद, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। इसके बाद, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बीटा कणों पर। इसके बाद है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त एक अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? जर्कोनियम होता है। इसके बाद, अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? किसकी उम्र ज्ञात करते हैं? जीवाश्मों की उम्र यानी आयु ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस प्रकार आंकी जाती है? KR विधि द्वारा। ठीक है। अगला है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? गलित सोडियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। कई बार पूछा गया है। एक प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। इसके बाद है, प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। ठीक है। इसके बाद, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय
प्रायोगिक रिएक्टर यानी ITER का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण कर सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक प्रयोग रहता है? यूरेनियम 235। और अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भरे जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना। क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना, यानी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 330 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र से उत्पन्न ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ऊर्जा किसके द्वारा नहीं ले जा सकती? अप्रगामी तरंगों द्वारा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंग दैर्ध्य घटती है। इसके बाद, यदि तेल जिसका घनत्व पानी से अधिक है पानी पर अनुनाद नली में प्रयोग किया जाता है तो इसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति घट जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्वनि तरंगे हैं किस प्रकार की तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। कॉस्मिक किस तरह की किरणें हैं? आवेशित कण होते हैं। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये इतना होता है। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए रडार में किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का। सीटी स्कैन करने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। प्रकाश का वेग सबसे पहले नापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर। ठीक है, और नेक्स्ट है, चलती हुई कार की गति को मापने हेतु यातायात अधिकारी उस पर कौन सी तरंगे डालता है? सूक्ष्म तरंगे। अगला क्वेश्चन है, MRI मशीन में क्या प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टीवी चलाने वाले जो रिमोट होते हैं उसमें किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है? उसमें होता है रेडियो तरंगों का या अवरक्त तरंगों का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य का ह्रास कितना होता है? वो होता है 40,000 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद, जब किसी माध्यम से यांत्रिक तरंगों के संचारित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उन तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा भी है। इसी तरह अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे इस प्रकार चलती हैं कि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAV के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? 134,340 ये इसका नंबर है, यानी 134340। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो उत्तर है इसका एडविन हब्बल। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? वह केपलर, पहले पढ़ चुके हैं आप। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। इसके बाद, तारों व आकाशगंगा का व्यास किस उपकरण से मापा जाता है? इंटरफेरोमीटर से। किससे? इंटरफेरोमीटर से। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह है बृहस्पति। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, यह सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? कॉपरनिकस ने। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगाता है? वो है 88 दिन। आकाशगंगाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा का सदस्य है उसको क्या कहते हैं? हम उसे मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला कहते हैं। आपने मिल्की वे नाम सुना होगा, मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध मेखला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिल, ठीक है, सर्पिल आकार है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटोरस है। और सेंटोरस तारामंडल में कितने तारे हैं?
अगला प्रश्न है, धूमकेतु की बर्फ़ मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो धूमकेतु होता है उसकी बर्फ़ जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा जल आदि के जमने से बनती है। नेक्स्ट है, पुच्चल तारे की पूंछ में कौन सा रसायन होता है? साइनोजेन। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में अत्यंत चमकीले पदार्थ तेजी के साथ पृथ्वी की ओर गिरते नजर आते हैं, उनको क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है? शनि का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान होता है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसके बाद नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले ने। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कर्ण कितने समय में पूरी होती है? 76 वर्षों में पूरी होती है। और पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365.25 दिन। इसके बाद लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है। और मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम कब रखा था? 1969 यानी 1969 ईस्वी में। और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, ये आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 200 से अधिक हमने क्वेश्चन आज कवर किए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, आज के वीडियो के प्रश्नों की PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल यानी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके आप अपने नाम सहित भेज दीजिएगा। हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलते चलते निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।